आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए सीडीपीओ का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने 1998 में जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था उसको करवा दिया था। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सीडीपीओ का एग्जाम अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है। एक 1998 में हुआ था, दूसरा 2005 में हुआ था, तीसरा और 2018 में हुआ था। इस बार जो 2021 में होने वाला है सीडीपीओ का एग्जामिनेशन, जो अक्टूबर में कंडक्ट की जाएगी पीटी का, वो 4th होगा। तो जो सीडीपीओ का एग्जाम 2005 में हुआ था उसका मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसमें मैंने 55 क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं 56 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देख लीजिए 2005 का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था, इसी के मैं 55 क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं फिर लोग आपको 56 क्वेश्चन से बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि 2005 में जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो पीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई थी, उसमें 56 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है 56 में कि जनसंख्या घनत्व में घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही क्रम पहचानिए। ये पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के घनत्व में व्यवस्थित जिलों का सही क्रम को पहचानिए। तो इसका जो 56 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, सी हो जाएगा। पहले पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली, फिर सारण हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के घनत्व में सबसे पहले पटना है, फिर दरभंगा है, फिर वैशाली है, फिर सारण है। मैं आपको बता देती हूँ ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी जो जिले का नाम मैंने बताया बिहार का 38 जिलों का, 38 जिलों में से 4 जिले हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है। तो देखिए बिहार में जो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है कितना है, तो मैं बता देती हूँ 47.53% के साथ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1000 से अधिक लिंगा अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। मैंने अभी आपको बताया कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं। उन 38 जिलों में से बोला जा रहा है 58 में कि 1000 से अधिक लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं उसको पहचानने के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए 58 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये डी हो जाएगा, यानी कि सिवान फिर गोपालगंज है। ये दोनों में सबसे ज़्यादा 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले बिहार के सिवान और गोपालगंज है। आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ भी दिया जाएगा कि बिहार स्पेशल में कि बिहार के सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है सेक्स रेशियो में और पुरुषों की संख्या कम है। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी प्रीम्बल्स किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक तरीके से बताऊंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी, जो आपको 42वें और 44वें संविधान संशोधन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो 59 का जो आंसर हो जाएगा उसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए ये जो 52 जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था आपको नहीं पता, इसका डेट नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये 4 और 2 है, तो जब आप 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 आएगा तो 1976 में जो हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आपको भी नहीं पता है डेट, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करिए 4 + 4 कर दीजिए, तो 8 आ गया। यानी कि 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो बस जब भी अगर आपको 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था तो आप बता दीजिएगा 44वां, क्योंकि इन दोनों को आप देख लीजिएगा 448 हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो देखिए 1978 में हुआ था। और जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कैसे, तो 4 और 2 को प्लस कर दीजिएगा, 6 आ जाएगा, 1976 हो जाएगा। लास्ट का आप डिजिट याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप इस मेथड से ना आप कभी भी ये 42वां और 44वां संविधान संशोधन आप नहीं भूल पाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको बता देती हूँ, ताकि आप लोग को हमेशा ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब आपसे पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन, तो ये 4 + 2 कर दीजिएगा, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन है। आप 44 वाला में देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 + 4 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8, यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आप इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो मैंने अभी आपको बता दिया ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है यानी कि जो उद्देशिका है, प्रीम्बल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, उसमें 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। पहले ये शब्द नहीं थे, उसके बाद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। ऐसे भी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष एक देश है और यहाँ हर धर्म को उतनी ही मान्यता दी गई है जितने सभी लोगों नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है उसके
अकॉर्डिंग। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या था, यानी कि पूछा जा रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति बने थे उनका क्रम संख्या क्या था, यानी कितने क्रम के थे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो 60 का आंसर हो जाएगा आपका, ये 60 का आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि 14वां क्रम से थे। क्रम संख्या कितनी थी अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो 14वां थे, यानी 13 राष्ट्रपति उनसे पहले बन चुके थे, 14वां में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में कितने वर्तमान में धाराएं शामिल है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसको, ताकि आपको मुझे पता चल सके कि आप लोग का प्रिपरेशन कितना है। जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को मैं बता देती हूँ, बुक से हेल्प ले लीजिए, मोबाइल है आपके पास, गूगल से हेल्प लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर 61 लिखकर डैश देकर आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा में यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि सीधा पूछा जा रहा है कि भारत ने फेडरल सिस्टम का यानी संघीय ढांचा का जो विचार है वो कहाँ से लिया है। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कनाडा से लिया है। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम का अवधारणा जो भारत ने अपनाया है फेडरल सिस्टम का, वो कनाडा से अपनाया है। अब आगे देखिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिक आधार का प्रदान किया गया। तो देखिए पंचायती राज जो राज संस्था संवैधानिक आधार जो प्राप्त किया गया था 63 का, आपको मैं बता देती हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा, यानी 73वें संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार दिया गया था। और मैं इसमें आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको बता देती हूँ। हमारा जो भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ये जो 73वां संशोधन हुआ था 1993 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा, द्वारा किया गया था। और भाग 9 किसमें, तो भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 और 243 क के अनुसूची 11, यानी कि हम लोग के पास ये पता है आपको कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 11 में पंचायती राज है, 12 में नगर पालिका है। तो उसमें संपूर्ण भारत के पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और कब, तो 1993 में। किस भाग में रखा गया है, तो भाग 9। और अनुच्छेद कितना है, तो 243 से और 243 का, और अनुच्छेद में कितने हैं, तो 11 अनुच्छेद पे इसका रखा गया है। अब आगे चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अन्ना मलाई इलायची की पहाड़ी व पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो अन्ना मलाई इलायची और पहाड़ी की पहाड़ी किससे मिलती है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा A, यानी कि अनई मुड़ई से मिलती है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनई मुड़ई है, जिसका जो पूरा ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, 2696 मीटर है, जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। और यहाँ जो 3 पहाड़ियों की श्रृंखला तीनों दिशाओं से होकर जाती है। तो देखिए दक्षिण की ओर से इलायची, जिसको कांडमा पहाड़ी कहा जाता है, और उत्तर की ओर से अन्नामलाई पहाड़ी है, और उत्तर पूर्व से पालनी की पहाड़ी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। तो देखिए भारत में जो शक्तिशाली जो एल नीनो कारण है, तो ये क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। 65 का जो आंसर हो जाएगा D है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, समान वर्षा नहीं, अति वर्षा नहीं, सूखा नहीं, डाउट नहीं, बल्कि इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए 66 में पूछा जा रहा है कि वृद्ध हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर से पर है। तो जो वृद्ध हिमालय है, आपको पता है भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो वृद्ध हिमालय को जो अर्थात हिमाद्री जो है वो पूर्वी छोर से जो बटा हुआ है, तो इसका जो 66 का आंसर हो जाएगा D। ये नामचा वर्षा से है। कहाँ से, तो गौरा खासी से नहीं। तो देखिए गौरा खासी या जयंतिया 3 पहाड़ी मेघालय का है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गौरा खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ी है, नंगा से नामचा पर्वत तक जाता है। तो वृद्ध हिमालय का जो अर्थात हिमालय है वो नामचा पर्वत तक जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, नामचा वर्षा पर्वत तक जाता है। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे कि सुंदर वन क्षेत्र में है। तो सुंदर वन क्षेत्र क्या है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या
उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, आर्द्र शीतोष्ण वन है, ये संघन मैंग्रोव वन है। तो देखिए 67 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी संघन मैंग्रोव वन है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग का प्रिपरेशन कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। इस सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने, अगर आप मेरा सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं तो मैंने उसमें अच्छे तरीके से इसको बता भी दिया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक से पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया। जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी नहीं आया तो इसको एक राउंड कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना था, जिसको मैंने आपको बोला था अभी आपको कि ये 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए थे। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं है, तो क्या है? स्वतंत्रता समानता। जो 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल है। अगर आप प्रिम्बल पढ़ते होंगे, भारत की उद्देशिका पढ़े होंगे, तो धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र हैं, समाजवाद और समानता है, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं, क्योंकि इसको भी 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए झारखंड आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। झारखंड आंदोलन सबसे पहले तो देखिए झारखंड कब हुआ था, तो 2000 में ये झारखंड बिहार से अलग हो चुका था। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो CDPO का हुआ था 1998 में, उसमें झारखंड बिहार का हिस्सा था। लेकिन जब 2005 में एग्जामिनेशन जिसका सेट प्रैक्टिस में करवा रही हूँ, उसमें झारखंड अलग हो चुका है। तो झारखंड आंदोलन को जो प्रारंभ किया गया था, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी राज्य स्थापना के लिए किया गया था। किसके लिए? तो राज्य स्थापना के लिए किया गया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। फिर से नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, जहाँ भी नहीं है ना वो हाईलाइट कर दिया गया है, यानी इसको थोड़ा डार्क बना दिया गया। इसलिए बना दिया गया ताकि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे उनको कुछ इंपॉर्टेंट पता चले कि यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो 70 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, डी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस भारत रत्न के सम्मान से मरणोपरांत मिला था। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्देश में 1992 में सुभाष चंद्र बोस को दिया गया यह सम्मान वापस भी ले लिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न सम्मान उनके जीवन काल में 1955 में मिला था। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें नहीं किनको दिया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब आगे देखिए द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। तो द विंग्स ऑफ फायर ऑटोग्राफी किनके नाम लिखा गया है, तो देखिए जो 71 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द विंग्स ऑफ द फायर एंड ऑटोग्राफी लिखा गया है। अब आगे देखिए जब भी कोई पुस्तक से नाम आए तो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें पुस्तक और उनके राइटर्स के नाम लिख लिया करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे देखिए 72 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म को सही तरह सुमेलित करिए। तो देखिए इसमें जो सुमेलित करना है मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका आंसर हो जाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ये आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु होगा। कौन होगा यहाँ पे, तो तमिलनाडु होगा यहाँ पर। और उसके बाद कुचिपुड़ी जो है, ये कुचिपुड़ी ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश होगा। ये आंध्र प्रदेश का डांस है, क्लासिकल डांस है, ये आंध्र प्रदेश का। और जो कथकली हो जाएगा आपका, वो मूलतः उत्तर भारत का जो है, उत्तर भारत आंध्र प्रदेश का ये पूरा का पूरा है। तो इसको ये कथकली बिल्कुल आपका ये उत्तर भारत के जो नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, यानी कथक तमिलनाडु का इसमें हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तथा कथक जो मूल भारत के शास्त्रीय नृत्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो ये मैंने आपको बताया कथक और कथकली, ये उत्तर भारत में जितने भी राज्य आएंगे उस सब के सब इसके शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 का जो ऐसे है, हालांकि जो आंसर हो जाएगा वो आपका युग्म तरह सुमेलित है, तो ये देखिए सी हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है ईरान में उत्तरी कोरिया के गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने वाला निर्णायक माना जाता है। तो इराक और उत्तरी कोरिया में गुप्त नाभिकीय यानी कि गुप्त तरीके से जो तकनीकी प्रसारित किया गया उसको कौन से निर्णायक मान जाते हैं, कौन से व्यक्ति थे जी? तो देखिए इसका आंसर जो मैं बता देती हूँ 73 का 73 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अजी इनके जो हो जाएंगे यानी कि ईरान और उत्तर कोरिया, जिनका नाम था मैं आपको बता देती हूँ अब्दुल कादिर के द्वारा, अब्दुल
कादिर के द्वारा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए 74 में पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन पुतिन के एक हराकर पुनः रूस को राष्ट्रपति बने। तो देखिए अलाउद्दीन पुतिन 2005 का ये करंट अफेयर है, 2005 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी निकोलाई खरीटोवा हो जाएगा। अब देखिए 75 में पूछा जाएगा कौन सा देश लगभग 2 दलीय यानी 2 पार्टी पद्धति है। तो 2 दलीय पद्धति कौन है? तो 75 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान में 2 दलीय पार्टी चलती है। अब आगे देखिए ऐसे कौन कौन से देश है जहां 2 दलीय पार्टी चलती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम 3-4 देश का नाम तो जरूर बताइएगा। अब देखिए 76 से पूछा जा रहा है आपको कि भारत में बॉक्साइट का मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है। तो देखिए भारत में जो बॉक्साइट है उसको आयात करता है, इस देश का नाम कौन है? तो देखिए जो इटली का स्थान पे है। तो जो 76 का जो आंसर हो जाएगा आपको लोग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ए हो जाएगा, यूक्रेन है, यूक्रेन। नेक्स्ट देखिए CTBT एक पद है जो संबंध है, CTBT एक पद है जो संबंध है किसे? केंद्रीय कर से, व्यापार अनुमोदन से, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से, नाभिकीय षड्यंत्र से। तो जो 77 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी नाभिकीय षड्यंत्र का नाम CTBT है। अब आगे देखिए उसके बाद वैद्युतिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे पैदा की जा सकती है, ये आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पैदा की जाती है 78 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये की जा सकती है यूरेनियम से। अब आके देखिए उसके बाद किस पदार्थ में एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पे अम्ल बनता है। तो देखिए जो 79 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सोडियम क्लोराइड जो आंध्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है जिसका अम्लीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, यानी जब इसका मिलन होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपग्रह यानी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, प्रकाश के लिए। ये 65 BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन पलट के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए जो 80 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये बी, टेलीविजन के लिए किया जाता है। यानी सैटेलाइट का जो उपयोग है टेलीविजन के लिए, ऊर्जा पैदा बिल्कुल नहीं कर सकता, रेडियो के लिए बिल्कुल नहीं, प्रकाश के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि टेलीविजन के लिए किया जाता है। अब देखिए इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दिखता नहीं है, यानी इनमें से कौन नहीं दिखता है? चंद्र, मंगल, शुक्र या राहु। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा 81 का, ये आपका हो जाएगा डी, यानी राहु नहीं दिखता है। शुक्र का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है, चंद्र भी दिखता है, मंगल ग्रह, मार्स, लेकिन ये राहु नहीं दिखता है। अब देखिए विटामिन ए में उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए में क्या उपलब्ध है? तो 82 का जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन 82 का जो हो जाएगा ये गाजर, 82 का गाजर, यानी गाजर में विटामिन ए उपलब्ध है। मैं इसको बता देती हूँ, विटामिन ए में रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रेटिनॉल के दूध, अंडा, पनीर, गाजर, हरी साग सब्जी तथा मछली तेल का प्रयोग स्रोत है। ये रतौंधी, संक्रमण तथा खतरा और आदि विटामिन ए से होने वाली जो कम रोग हैं उसके नाम हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ विटामिन ए से जो ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी वगैरह होता है। और इसमें विटामिन ए किन किन में पाया जाता है? तो दूध, अंडा, पनीर, गाजर, हरी सब्जियाँ में। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है संसार के विभाजन में देशों के प्रतिनिधियों में वर्ल्ड सोशल फोरम मुंबई के अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि जनवरी 16-21 2004 का। देखिए 2004 का करंट अफेयर से पूछा जा रहा है और 2005 एग्जाम में एग्जामिनेशन हुआ था, लास्ट मंथ में इसका एग्जामिनेशन हुआ था CDPO का। तो देखिए इसमें जनवरी 6-21 2004 सही आंसर है। अब आगे देखिए 84 में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को हटाया था? 2004 में। तो देखिए उसका जो आंसर हो जाएगा 84 का सी हो जाएगा, यानी 17 मंत्रियों को हटाया था मंत्रिपरिषद से। अब बिहार में 2 तरह के सदन होते हैं, एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद है। तो अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 85 में पूछा जा रहा है कि जुलाई
2004 में नेशनल बोर्ड ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये 2004 का करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का बर्डन सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है। कम से कम 20 से 25 करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो 2004 में 5 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें भी सीडीपीओ की तरफ से ये आपको करंट अफेयर दिया गया था। तो देखिए 85 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र हो जाएगा। आप देखिए इसमें पूछा रहा है किसे अपना ताज अपने विवाद प्रसिद्ध वैवाहिक स्थिति के कारण वापस करना पड़ा था। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है उस टाइम कुछ करंट अफेयर रहा होगा, हाईलाइटेड रहे होंगे। तो देखिए इसमें जो 86 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा बी, यानी लक्ष्मी पंडित को अपने विवाह पद जो वैवाहिक स्थिति कारण था उसे वापस करना पड़ा था, ताज जो मिला था लेकिन है तो लक्ष्मी पंडित को। तो जो आज मैंने आपको करंट अफेयर से लेकर जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन आया था इसी बीपीएससी के जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था 2005 में, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। 86 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे 86 के आगे मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। और जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट्स अब जो है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, 40वां तो ये 1978 में, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए ये सेट एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए सीडीपीओ के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। कल फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।